हाय फ्रेंड्स, तो आपका दोस्त परीक्षित आपके साथ है और हम अदिस अबाबा आए हैं इन ट्रांजिट पैसेंजर के रूप में। सो बेसिकली हमारा पर्पस ये तो ज़्यादा नहीं है कि हम आपको अदिस अबाबा एयरपोर्ट दिखाएं, लेकिन हाँ, आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है सम्राट पृथ्वीराज। ओके, सो पृथ्वीराज सम्राट मूवी को रिव्यू करने से पहले मैं कुछ बेसिक फैक्ट्स बताना चाहता हूँ, हिस्ट्री से रिलेटेड है। लेकिन हाँ, अगर पृथ्वीराज को समझना है तो उस ज़माने की कुछ एक घटनाओं को अच्छे से हमें समझना चाहिए बिफोर हम इवन कमेंट करें कि क्या हुआ, क्यों हुआ। और हाँ, ये मूवी बना ली गई तो ठीक है, मेकर्स ने बहुत करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, तो ऑफकोर्स हम इस मूवी के बारे में आपसे बात तो करेंगे ही। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है पृथ्वीराज से रिलेटेड है कि पृथ्वीराज उनके ज़माने के एक बड़े राजा थे और उनका राज्य जो था अजमेर, दिल्ली, बंगाल, गंगा के मैदानों में इलाकों में से लेके कश्मीर और सिंध जो कि पाकिस्तान में है इस वक्त, पंजाब का वो हिस्सा जो कि वन अभी भी गुलाम है पाकिस्तान का और आज़ाद नहीं कराया जा सका आज भी। तो बहुत बड़े इलाके में उनका राज्य था और पृथ्वीराज को उस ज़माने में राजपूतों का समर्थन था। वो ऐसे ही बड़े राजा नहीं बन गए थे, थी उनमें काबिलियत। और एक और ख़ास बात उनके बारे में बताना चाहूँगा कि पृथ्वीराज जो हैं रघुवंशी थे। जिन्होंने भी रामायण पढ़ी है और भगवान राम के बारे में बात करते हैं तो वहाँ शरणागत को रक्षा देते हैं एंड ऑल दैट, ये सब बातें तो होती ही हैं। और प्राण जाए एंड वचन न जाए वाली बातें जो हैं। पृथ्वीराज से रिलेटेड जितने भी डिसीजन हुए उनने लिए, कहीं ना कहीं ये वाली बात भी हमको ध्यान देनी चाहिए कि वो कैसे राजा थे, क्यों उन्होंने कोई डिसीज़न लिया। एक दूसरा फैक्ट और इम्पोर्टेंट है, पृथ्वीराज और संयोगिता। बेसिकली इवन मैं उससे पहले जयचंद के बारे में बताना चाहूँगा। जयचंद जो थे, बहुत सारे हिस्टोरियंस ने उनके बारे में बहुत अच्छा नहीं लिखा है, लेकिन जयचंद भी एक बहुत बड़े भूभाग के राजा थे। बेसिकली जयचंद और पृथ्वीराज दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इतने अच्छे दोस्त कि यानी वो लोग एक थाली में खाना खाते थे और ये अतिशयोक्ति नहीं है। जयचंद जो थे असल में गंगा के इलाके में से लेके पटना और वो इवन वो बंगाल का इलाका, नेपाल का इलाका, इन सब चीज़ों पर उनका राज्य था। और जयचंद चूँकि पृथ्वीराज के बहुत अच्छे दोस्त थे तो इसलिए पृथ्वीराज के प्रभुत्व का ये पूरा इलाका कहलाता था। दो दिल्ली को लेके जयचंद के मन में एक विश तो थी कि दिल्ली उनका होता, लेकिन जब उनके नाना ने, जो कि यानी कॉमन थे दोनों के बीच में, और उन्होंने दिल्ली में पृथ्वीराज की बादशाहत को या उनको राजा बनाया, तो जयचंद ने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिबेट नहीं किया था। रहते जयचंद उनके साथ थे, बहुत सारी लड़ाइयों में उनके साथ थे। पृथ्वीराज ने उनके जीवन काल में बहुत लड़ाइयाँ लड़ी थी, चाहे तो गुजरात की लड़ाई ले लो, जब जिसके कारण कि गुजरात में उनका वर्चस्व था, और इवन चाहे तो चंदेलों से जुड़ी हुई उनकी लड़ाई ले लो, और सबसे एंड में हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी वाली, जहाँ की मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज का रिश्ता। मोहम्मद गौरी के जो भी इतिहासकार रहे हैं उन लोगों ने बड़ी ही पार्शियलिटी से केवल 2 लड़ाइयों के बारे में बात की है जो कि तराइन में हुई थी, लेकिन पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी की अमूमन काफ़ी लड़ाइयाँ हुई थी, 1-2 लड़ाइयाँ नहीं हुई थी। मोहम्मद गौरी हमेशा ट्राई करता था और पृथ्वीराज जो है हमेशा उसको खदेड़ दिया करता था। पृथ्वीराज के लिए मोहम्मद गौरी मतलब एक घर का वो जो एक होता है ना, छोटा सा पपी होता है,
जो आपके कंट्रोल में नहीं होता। पृथ्वीराज के लिए मोहम्मद गौरी कुछ उस तरीके से था। अभी जैसे भारत पाकिस्तान वाले केस ले लो कि भारत का जब मन करता है पाकिस्तान को 2-4 लप्पड़ मार दिया, तो पाकिस्तान को गाली दे दी, इंडिया के मीडिया ने पाकिस्तान को गाली दे दी, इंडिया ने उनको हरा दिया, तो सबको लगने लगा कि हाँ हमने बहुत बड़े तीर मार ली। पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी का जो रिश्ता था ऑलमोस्ट कुछ इसी तरीके था। पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी भी अपनी आदत से बाज नहीं आता था, हर साल एक आर्मी बनाता था, और ये आर्मी बेसिकली उसको ईरान के जो शाह थे उनकी ओर से उसको फंडिंग बहुत अच्छी मिला करती थी। वो उसका यूज़ करता था, इधर उधर से लोगों को इकट्ठा कर लेता था, लेके आ जाता था, और पृथ्वीराज भी मज़े मज़े में उसको हरा दिया करते थे। तराइन का जो पहला युद्ध जो कि इतिहासकार सभी रिकग्नाइज करते हैं, मैं वहाँ से जुड़ी कुछ घटनाएं बताता हूँ। बेसिकली वो पहला युद्ध नहीं था, 16वां युद्ध था, 16 या 17वां नंबर का युद्ध था, जिसमें कि वो हार गया था। इसमें पृथ्वीराज, लोग सभी देखते हैं फिल्म में भी इसको बड़ा ग्लैमराइज करके दिखाया कि पृथ्वीराज के दरबार में मोहम्मद गौरी को पकड़ के लाया जाता है और पृथ्वीराज उसको छोड़ देता है। सिर्फ पृथ्वीराज कोई बेवकूफ़ नहीं था, वो बहुत अच्छा राजा था और उसके पास दिमाग था, ऊपर वाला दिमाग खाली नहीं था उसका। बेसिकली तराइन की लड़ाई में जब लड़ाई हुई थी तो सच में मोहम्मद गौरी हारा, और पृथ्वीराज की सेना ने विथ पृथ्वीराज काफ़ी दूर तक पीछा भी किया था उसका। और जब हम काफ़ी दूर की बात कहते हैं तो तराइन जो है वो भारत में है, और वो काफ़ी दूर जो है बेसिकली सिंध का एंड, जहाँ पे सतलज नदी जो है डिवाइड कर देती है, वहाँ तक उसकी आर्मी ने पीछा किया था। तो उन्होंने बहुत कोशिश की थी उसको पकड़ने की, लेकिन वो किसी तरीके से बच के निकल गया था। तराइन का युद्ध जो है, और इवन बेसिकली दोनों राजाओं की लड़ने की, असल में मैं मोहम्मद गौरी को कभी राजा के रूप में नहीं बोलूँगा, भले वो जीत गया था वो एक अलग बात है, क्योंकि बहुत सारी बार कई बार होता है ना, जिम्बाब्वे की टीम भी ऑस्ट्रेलिया की टीम को हरा देती, तो डजंट मीन कि जिम्बाब्वे जो वर्ल्ड चैम्पियन बन जाता है। खैर, तराइन के युद्ध में जो मोहम्मद गौरी था, बेसिकली न केवल मोहम्मद गौरी नहीं, ये चीज़ इवन अकबर में भी लागू होती है, और ये चीज़ बाबर में भी लागू होती है, ये चीज़ कि ये सब लोग ऐसे सेनापति नहीं थे। ये चीज़ इवन अलेक्जेंडर में भी लागू होती है कि जो खुद ही मैदान में कूद जाएं। ये लोग हमेशा, जो भी तराइन अगर कोई जाए तो देख के आएंगे कि वहाँ पहाड़ियों का इलाका है, बीच में मैदान है। खानवा में आप जाके देखेंगे, पानीपत में आप जाके देखेंगे तो देखेंगे चारों पहाड़ियाँ बीच में मैदान। तो ये लोग ना पहाड़ों में खड़े होकर वहाँ से अपनी लड़ाइयों को संचालित किया करते थे, खुद कभी लड़ाई के मैदान में नहीं आते थे। लेकिन इंडियन राजाओं में ऐसा नहीं है। इंडियन राजा जनरली, और रैदर इंडियन राजा जो शुरू से ही रहे हैं कि वो लीड करने में बिलीव करते, तो हमेशा वो आर्मी लड़ाई होती थी तो कूद जाते थे भी उसी में। शायद चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसी 1-to-1 लड़ाइयाँ ना की हों, लेकिन जनरली इंडियन राजा जो हैं, इसीलिए वो आगे चल के उन लोगों को आसानी से पकड़ा जा सका या मारा जा सका और डिफीट किया जा सका। तो यही केस तराइन के साथ भी हुआ कि तराइन की उस लड़ाई में वो हार गया और मोहम्मद गौरी, और वो भागा। ये पीछे उनने, मतलब उनके लिए तो क्या था कि हाँ ठीक है वो आ जाता है, ये इसको मार कूट के भगा देते हैं, इस टाइप का था। उस समय राजपूताना जो है पृथ्वीराज जी के साथ था, और जयचंद और उनके चाचा, बहुत सारे लोग थे। यानी जयचंद की बहुत बड़ी आर्मी थी, ऐसे कोई छोटी मोटी आर्मी नहीं थी उनकी, जिसका खुद जयचंद को भी गर्व था। खुद पृथ्वीराज की बहुत बड़ी आर्मी थी, कम से कम 3-4 लाख उस ज़माने में उनकी आर्मी हुआ करती थी, जो कि रियल में बहुत बड़ी आर्मी कहलाती है। इतनी बड़ी आर्मी को हैंडल करना कोई जोक नहीं है। खैर, इस बीच एक यज्ञ हुआ जिसको कि कुछ बड़ा ही टिपिकल टाइप का अश्वमेध यज्ञ इस टाइप का कुछ था, जो कि बहुत बड़े राजा किया करते थे। ये यज्ञ पृथ्वीराज ने भी किया था, जिसमें कि जयचंद उनके पास आया था। जयचंद ने भी किया और उसमें पृथ्वीराज उनके यहाँ आए थे। अभी फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता है बहुत सारी जगहों में, इसी में इस फिल्म में भी दिखा दिया गया कि पृथ्वीराज को नहीं बुलाया गया था और उनका अपमान किया गया था। पहली बात तो ये कि छोटी सी बात, कोई रियासत नहीं मिली तो इसलिए दो राजाओं में आपस में झगड़ा नहीं होता है इस तरीके का। और दूसरी बात ये कि वो व्हाट्सअप का ज़माना नहीं था, या एरोप्लेन नहीं चला करते थे कि पृथ्वीराज के पास चार्टर्ड प्लेन था, तो दिल्ली से वो कन्नौज, जैसे कि फिल्म में उन्हें कन्नौज का राजा दिखाया, जबकि वो कन्नौज के राजा नहीं थे। बेसिकली उनका राज्य जो था टूवर्ड्स समवेयर नियर टू ग्वालियर था, शायद तो ग्वालियर का किला ही था वो। तो उसके बीच में भी सैकड़ों किलोमीटर का दूरी है, कोई चाहे भी तो 2 दिन में नहीं पहुंच सकता, भले स्वयंवर हो रहा हो तो भी। तो बेसिकली संयोगिता और पृथ्वीराज पे हम आते हैं कि संयोगिता जो है बेसिकली 14-15 साल की एक छोटी सी लड़की थी, और पृथ्वीराज की उस समय उम्र 40-42 साल की थी। वो एक हैवी बॉडी के, टॉल, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी वाले थे। एक्चुअली उस ज़माने के हिसाब से देखा जाए तो किसी लड़की को एक ऐसा आदमी पसंद आ जाए जो कि
यानी टॉल बिग हैवी पर्सनैलिटी है, किंग है, दिखने में अच्छा है, उससे सब लोग उसका रोहा भी मानते हैं। तो डेफिनेटली लड़की अपने सिक्योर फ्यूचर के लिए उसको सेलेक्ट कर ले तो बहुत बड़ी बात नहीं नज़र में आती है ना। उसने स्वयंवर जब रचाने की बात जयचंद ने की तो उस समय राजसूय हो ही रहा था और पृथ्वीराज को यानी संयोगिता ने खाना खाते ही देखा था अपने पिता के साथ। पृथ्वीराज का ध्यान शुरू में उसकी ओर नहीं जाता होगा क्योंकि वो छोटी बच्ची ही नज़र आती होगी, लेकिन हाँ 14-15 साल की उम्र में ध्यान गया होगा उनका। इस समय संयोगिता का ध्यान भी पृथ्वीराज पे था काफ़ी समय से, जैसे कि इस तरीके की क्रैश स्टोरी थी लगती है वो। तो वो उसके आइडल रहे होंगे, पहले अंकल टाइप लगते होंगे लेकिन बाद में हस्बैंड टाइप लगने लगे होंगे। उसने देखा होगा कि बहुत एजेड आदमियों से भी लड़कियों की शादी हो जाती है। संयोगिता ने पृथ्वीराज को एक लेटर लिख दिया कि शरणागत वाली बात हो गई, एक तो औरत उस पर शरणागत, तो राजा जो थे वो तो उनके लिए तो क्षत्रिय धर्म निभाने वाली बात हो गई। अब यहाँ जो है बड़े दो पहलू हैं जो हमको जरूर समझने चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि पृथ्वीराज की उम्र जो थी काफ़ी ज़्यादा थी, दूसरी बात कि वो उनके दोस्त की बेटी थी। ये खुद को जयचंद के बारे में सोचिए कि अगर आपका दोस्त जो आपके साथ खाना खाता है वो आपकी लड़की को लेके भाग जाए तो उसके बाद आपके दिल पे क्या गुजरेगी, वो भी उस दिन जबकि लड़की की शादी होने वाली है या हो रही है, स्वयंवर होने जा रहा है। तो कुछ इसी तरीके का सिचुएशन क्रिएट हो जिसमें कि संयोगिता का स्वयंवर हो रहा था और पृथ्वीराज जी जो है संयोगिता को लेके उड़न छू। नाउ ये जो वाकया हुआ, इस वाकये ने खुद पृथ्वीराज को उसकी बड़ी वो, हम उनको एज ए हीरो कुछ भी करें लेकिन हाँ उनकी क्रेडिबिलिटी राजपूत समाज में बहुत गिरी। इसके कारण राजपूत समाज दो हिस्से में बट गया। जो तराइन के फर्स्ट युद्ध में पृथ्वीराज के साथ खड़ा था वो उसमें से आधे से ज़्यादा लोग उससे दूर चले गए। जयचंद जो उसके साथ हमेशा लड़ाई में साथ लड़ रहा था वो उसका मैं समझता हूँ कि जयचंद एज ए बाप उसको अच्छा तो नहीं लगा होगा यार कि उसका दोस्त उसकी बेटी के साथ शादी कर ले, उसकी शादी के दिन उसको भाग ले जाए, 4 लोग में उसकी इज्जत की भाजी पाला हो गया होगा। दिमाग तो क्या हटी होगी उसको। मैं तो टू बी फ्रैंक मैं उसको गद्दार तो नहीं बोलूँगा, वो ज़माना अलग था। सो खैर ये सब फैक्टर हुए। इस बीच पृथ्वीराज साहब की शादी हुई, पृथ्वीराज और संयोगिता की जो शादी हुई उसके कारण बीच में एक ऐसा फेज़ आया, वो फेज़ यानी 4-5 महीने का भी नहीं रहा होगा, जबकि उनके जो सामंत थे पृथ्वीराज जी कहीं गए जो पूजा में, और इस बीच उनके सामंतों ने जो उनके अच्छे वीर सामंत थे वो एक गढ़ की लड़ाई में मर गए। अब ऐसे सिचुएशन में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। तराइन का दूसरा युद्ध जो कि यानी ऑफिशियली एक्सेप्टेड किया गया है, पर बेसिकली वो शायद 18वें नंबर का युद्ध था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में। तो पृथ्वीराज 17 बार जिसको हरा चुके हैं तो डेफिनेटली 18वीं बार उसको हरा लेंगे, तो यानी किसी को क्या डाउट होगा खुद के ऊपर। मैं नहीं समझता कि उनको भी रहा होगा किसी भी तरीके का। तो इसलिए और आधे से ज़्यादा राजपूताना ने उनका साथ नहीं दिया और जयचंद उनके पास नहीं है तो भी उनने कहा चलो लड़ लेते हैं वाली बात, ठीक है इसको तो अपन गली का। उस लड़ाई में भी शुरू में वो नहीं हार रहे थे, सच बोलने लड़ाई 1-2 दिन नहीं चली थी कि एक ही दिन में लड़ाई हुई और बिल्कुल इंडिया का 2020 का मैच था, जैसा कुछ नहीं था, वो प्रॉपर लड़ाई थी। पृथ्वीराज के पास भी अच्छी खासी सेना थी और ये भी मोहम्मद गौरी भी 1,20,000 लोगों को कम से कम, ऐसा सब कह रहे हैं। मुझे डाउट है उस ज़माने में काबुल में इतने लोग थे या इवन अफ़गानिस्तान में इतने लोग थे कि वो 1,20,000 जवानों की सेना लेके आ गए थे, लेकिन हाँ वो सेना छोटी तो नहीं थी और मैं समझता हूँ कि उसमें ईरान के शाह की बहुत बड़ी आर्मी रही होगी, वो उसको लेके आ गया। और एज़ यूजुअल इस बार लेकिन उसने क्या किया कि उसने 1-to-1 फाइट करने की जगह इंडिया की जो पृथ्वीराज की जो आर्मी, सॉरी नॉट इंडिया, पृथ्वीराज की जो आर्मी थी उसके साथ वैसा लड़ाई की कि उन लोग लड़ एग्जैक्टली केवल थकाने जैसा रहे थे और बाद में उन्होंने एंड में उनको भागने वाला नाटक किया। ये भागने वाले नाटक ने जो है डेफिनेटली टीम वो पृथ्वीराज और सब लोगों को बड़ा ही इंटरेस्टिंग टेम्प्ट किया होगा कि हाँ चलो इसको पकड़ते हैं वाली बात। ये एक सीक्वेंस ऐसा था जिसमें पूरी आर्मी जो है उनके पीछे होली और यहाँ मोहम्मद गौरी ने उसकी आर्मी के 5 हिस्से बनाए थे, तो 3 हिस्से तो उन लोगों को छका रहे थे
कहते हैं ना वो बॉक्सिंग के गेम में भी होता है कि सामने वाले पहलवान को छका के हराया जाएगा, उसको पहले उसकी ताकत निकालनी। तो उन्होंने इस टीम को अच्छे से थका दिया था लड़ाई करते करते, और फिर इन लोग उनका पीछा करना चालू कर दिए। अब आती है पीछे से बाकी की चौथी और पाँचवीं नंबर की टुकड़ी। इस टुकड़ी ने ही खेल किया, पृथ्वीराज की आर्मी चारों ओर से घिर गई। दूसरी बात, पृथ्वीराज की आर्मी को कुछ और सपोर्ट आने वाला था, लेकिन वो इन टाइम नहीं पहुंचा। और आई टेल यू, अगर आर्मी इन टाइम नहीं पहुंचती है तो आप नेपोलियन बोनापार्ट को पूछिए कि कितना बड़ा नुकसान होता है। उसकी आर्मी 1 घंटा ही लेट थी और वो वाटरलू की लड़ाई हार गया। ऐसी बहुत बड़े बड़े किस्से हुए हैं इतिहास में, जहाँ की आर्मी का एक टुकड़ी टाइम पे नहीं पहुंची और उसके बाद जो है वो बैंड बजती है ना, और वही हुआ पृथ्वीराज के साथ। तराइन का युद्ध वो हार गए। तराइन का युद्ध हारने के बाद अब चूँकि वो उन्होंने समझ तो लिया कि वो हार गए, उस समय एग्जैक्टली उनको युद्ध में नहीं पकड़ा गया था। पृथ्वीराज जो है घोड़े पे ज़्यादा बैठा करते थे, हाथी पे कम बैठा करते थे, और उन्हें घोड़े में लेके भाग गए। इसी बीच एक फॉल बैक प्लान हमेशा एग्जिस्ट करता है। आई टेल यू, हमेशा राजघराने के लिए एक फॉल बैक प्लान बनाया जाता है। उसी तरीके से संयोगिता को कभी भी किसी ने पकड़ा नहीं। संयोगिता अपने विश्वसनीय सूत्र नहीं कहना चाहिए, यानी अपने नौकरों और जो भी सेवक रहे हैं उन सबको लेके हिमालय की साइड में, गढ़वाल साइड में गई थी। और आई टेल यू कि इवन अंग्रेज़ों के ज़माने आते तक भी अपना जो इलाका तिब्बत वाला है वहाँ पे, उन सब जगहों पे हिंदू राजा ही रहा करते थे। ऐसा नहीं हुआ कि वो टोटली। तो ये लोग भी उधर गई क्योंकि संयोगिता गर्भवती थी। इस पूरे वाक़ये में ध्यान देने की चीज़ है कि संयोगिता के पास 3 महीने का बच्चा था, यानी गर्भवती थी वो। पृथ्वीराज कपूर, सो नॉट कपूर एक्चुअली, दिस पृथ्वीराज को पकड़ा गया लेकिन, और उनकी आंखें निकाल ली गई। ये वाला बड़ा ही विवादास्पद कहना चाहिए किस्सा है, जिस पे ज़्यादातर इतिहासकार नहीं उसको सम्मान देते हैं, लेकिन मैं उसको सम्मान दूंगा। बेसिकली मैं सच बोलूं, जैसे अभी हम आज गांधी नेहरू की अपने देश में बड़ी ही बेइज्जती की जाने लगी है। आज से 200 साल बाद लोग विश्वास भी नहीं करेंगे गांधी नेहरू जैसे लोग कभी हुआ भी करते थे। और आज से 1000 साल बाद तो लोग, जैसे हम बोलते हैं ना कि क्राइस्ट को किसने देखा, कि क्राइस्ट दिखे ही नहीं हमको, वैसे ही गांधी नेहरू को हमने देखा ही नहीं। उसी तरीके से पृथ्वीराज वाला ये जो किस्सा हुआ, जिसमें कि उन्होंने, चंदर बरदाई ने बोला, ये इतना मनगढ़ंत नहीं है। चंदर बरदाई ने लिखा कि वो माइंड में मर जाते हैं अपने पृथ्वीराज रासो में, बट आई स्टिल टेल कि पृथ्वीराज रासो ऑथेंटिक है। ये जो है हुआ, और पृथ्वीराज को गजनी नहीं ले जाया गया था, ध्यान दे, गजनी मीन्स वो काबुल नहीं ले जाया गया था, वो इंडिया में ही थे। और उनको इंडिया से ले जाना पॉसिबल भी नहीं था, टू बी फ्रैंक। ऐसा नहीं था कि राजपूतानों ने सबने हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी थी। तो ये वाक़या हो गया। और इस वाक़ये से जुड़ा एक और सेम वैसा वाक़या हुआ था 16वीं शताब्दी के एंड में, जब संभाजी को औरंगजेब की सेना ने पकड़ लिया और उसको बेचारे के साथ भी बड़ा गलत ट्रीटमेंट दिया गया और उसकी मृत्यु हुई। सेम पृथ्वीराज के साथ भी कुछ इसी तरीके से हुआ, उनकी आंखें निकाल ली गई। और हाँ, पृथ्वीराज में एक बहुत बड़ी कुशलता थी, ना केवल वो बहुत ही शिक्षित और कई भाषा के ज्ञानी थे, साथ ही साथ वो शब्दभेदी बाण जनाना चाहते थे। और ये बात जग में फेमस थी, ऐसा नहीं था, दुनिया जहान में फेमस थी कि पृथ्वीराज जो है शब्दभेदी बाण चला सकते हैं। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी पे वो बाण सच में चलाया था, और मोहम्मद गौरी इंजर्ड भी हुआ था। बट समटाइम क्या होता है ना कि लक भी होता है, और मोहम्मद गौरी उस इंजरी से इंजर्ड हुआ पर मरा नहीं, क्योंकि इस 1192 के बाद भी करीब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई है 1205 में, 1192 में नहीं हुई। इस बीच पृथ्वीराज चौहान की जरूर मृत्यु हो गई थी 1192 में। उनको एग्जीक्यूट किया गया या चंदर बरदाई ने उन्हें मारा। मैं इस चीज़ को ज़्यादा थ्योरेटिकली पॉसिबल मानता हूँ कि चंदर बरदाई ने उनको मारा होगा, क्योंकि पृथ्वीराज ने ही उन्हें बोला होगा कि इस तरीके से शत्रु के हाथ में बहुत दे, तो हो ही गए थे। जीवन की बहुत ज़्यादा विश तो रही नहीं होगी, और एक राजा के सामने जो है, राजा सम्मानपूर्वक जीना चाहता है, उसी तरीके से सम्मानपूर्वक मरना भी चाहता है। ये सब कुछ फैक्ट्स हैं जो क्रिटिकल हैं, और इनको उतना अच्छे से तवज्जो नहीं दी जाती है, और फिर भी हमारे देश की हिस्ट्री का पार्ट है। तो चलिए हम आते हैं लेकिन सम्राट पृथ्वीराज में। ओके, इस फिल्म में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आई टेल यू। जैसा मेरा स्टाइल है, तो फिल्म को हम रेट करेंगे। तो पॉइंट नंबर 10,
पॉइंट नंबर 10 जो है एज यूजुअल फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग। फिल्म में बहुत सारी बकवास दिखाई गई है। आई टेल यू, मैं सीरियसली बोलूँगा बकवास है। मैं यशराज बैनर से, वैसे भी उन्होंने थग्स ऑफ हिंदुस्तान बना के प्रूव भी कर दिया है कि वो कितने अच्छे थिंक टैंक वाले हैं। फिर इवन दिल तो चाहता है मैं वैलेंटाइन डे के दिन पूर्णिमा होती इस तरीके के थॉट रखते हैं, तो आप समझ ही सकते हो कि उनका जो माइंड सेट है वो कितना डेवलप है। सो मैं उस बारे में बोलूँगा नहीं, लेकिन हाँ इसमें जो है पृथ्वीराज नहीं दिखाया गया है, यू नो, एंड वो महिलाओं का कुछ ये करते रहते हैं, उद्धार समाज सुधारक। भाई पृथ्वीराज समाज सुधारक नहीं थे, आई एम टेलिंग यू, प्रॉपर छत्री थे, जैसे 1192 के आदमी हुआ करते थे उस ज़माने के, वैसे ही थे वो। सो फिल्म में इस चीज़ को बहुत ही बकवास तरीके से संयोगिता से, और उनका रिलेशन जो है प्रॉपरली डेवलप ही नहीं किया गया है, सच बोलूँ। और मैं उनके जो कुछ एक पोर्शन ठीक ठाक शूट कर लिए हैं, लिखे भी ठीक ठाक हैं, लेकिन कुछ एक पोर्शन उतने अच्छे से लिखे नहीं गए हैं। जैसे संजय दत्त का जो करैक्टर है वो बिल्कुल ही किल्ड कर दिया गया है, वो आँख में पट्टी बांधे रहते हैं। ये सब क्या बकवास है यार, किसको चुतिया बना रहे हो हैं? सॉरी ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, पर फिर भी बकवास था वो। नाउ पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 है इस फिल्म में बाप बेटी की जोड़ी। इमेजिन ना, वैसे तो मैं आपको प्रूवनली बता ही चुका हूँ कि संयुक्ता और पृथ्वीराज के बीच में सीवियर एज डिफरेंस रहा इवन उस ज़माने में। पृथ्वीराज का करेक्टर जो है यहाँ पे अक्षय कुमार जी ने निभाया है। सो और हाँ, मिस वर्ल्ड रह चुकी है हमारी खूबसूरत सी हीरोइन है, उतनी खूबसूरत नहीं लगी, कभी कभी ज़्यादा से गलती हो जाती है, तो मैं उनके जजमेंट के बारे में बात नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, तो ये जो बाप बेटी की जोड़ी है ना, फिल्म में पूरी बाप बेटी की ही जोड़ी लग रही है, कहीं से भी वो हीरो हीरोइन नहीं लग रहे हैं, वो बात भी नहीं निकली है। केमिस्ट्री की तो बात छोड़ ही दो, सीन भी ऐसे कुछ ढंग से, यानी कहना चाहिए ना, ये फिल्म डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल है कि लव स्टोरी है, रिवेंज स्टोरी है, ड्रामा है, एक्शन है, क्या है भगवान ही जान सकता है, वो लोग ही बता सकते हैं। पर हाँ, मेन जो कैरेक्टर है उनके बीच कोई भी केमिस्ट्री नहीं है, वेरी सॉरी टू से, ज़ीरो केमिस्ट्री है। सो पॉइंट नंबर 8 ये है इस फिल्म का म्यूज़िक। एंड आई टेल यू, इतना भंगार बकवास म्यूज़िक यश राज के से मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। फिल्म में एक भी अच्छा सॉन्ग नहीं है, आई टेल यू, एक भी अच्छा सॉन्ग नहीं है। शूट तो कर लिया है उन लोगों ने ठीक ठाक, लेकिन सॉन्ग्स आर वेरी डिसअपॉइंटिंग, एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग। पता नहीं लैंग्वेज क्या यूज़ की है, और जो कहना चाहिए कि किस तरीके का गीत संगीत रहा होगा, उस ज़माने में चलता रहा होगा, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं की गई। आई टेल यू, इससे अच्छा कम से कम पद्मावती देख लेते रेफरेंस के लिए, बाहुबली देख लेते रेफरेंस के लिए। एक भी ढंग का गाना नहीं इतनी बड़ी फिल्म में। फिल्म कैसे चलेगी यार, है जोक है क्या? रियली वेरी डिसअपॉइंटिंग म्यूजिक। ओके, सो अब बारी आती है पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 है इस फिल्म का जो सेट बनाया गया है, और टू बी फ्रैंक अच्छा नहीं बनाया है। आप पीरियड फिल्म्स में बाहुबली का एग्जांपल मैं फिर से दूंगा, पद्मावती का एग्जांपल फिर से दूंगा, एंड इवन मैं मुगले आज़म का एग्जांपल दूंगा जो कि बहुत सालों पहले आई थी। यशराज बैनर की फिल्म जिसके सेट थकेले, लगेगा नहीं कि अपन पृथ्वीराज चौहान या फिर किसी के बड़े से किंग विंग टाइप के सेट्स देख रहे हैं। आपको लगेगा कि VFX ही बना लेते तो भी बहुत था। पॉइंट नंबर 6 है इस फिल्म की कास्टिंग। पृथ्वीराज सम्राट की कास्टिंग जो है अच्छी नहीं की गई है। टू बी फ्रैंक, इसमें जो है केवल पृथ्वीराज के कैरेक्टर को अच्छे से डेवलप किया गया है, और उसमें भी अक्षय कुमार को ले लिया। वैसे भी अक्षय कुमार उसके डैड लग रहे थे, पृथ्वीराज तो नहीं लग रहे थे। सेम सोनू सूद जो है, सोनू सूद ठीक ठाक है, पर फिल्म की जो मेन कास्ट, मेन फीमेल लीड है, वो भी ऐसी कुछ ग्रेट दिख नहीं रही है। संयुक्ता तो नहीं दिख रही। संयुक्ता रियली सुंदर थी यार, उस ज़माने में लोग उसके बारे में बातें किया करते थे
किसी ने मिस वर्ल्ड का कंपटीशन जीत लिया डज नॉट मीन कि वो सुंदर है। आप साउथ इंडिया की इतनी सुंदर सुंदर हीरोइनें देख लो, काफ़ी अच्छी हीरोइनें लाते हैं यार उन लोग। अभी कौन सी कोई मूवी रिलीज़ हुई है, टेडी डब मूवी है तमिल की, आप उस लड़की को देख लो और इस फिल्म की हीरोइन को देख लो तो आपको लगेगा वो अच्छी थी यार। कास्टिंग डायरेक्टर ने बिल्कुल अच्छा काम किया। ओके सो नाउ अब 1 से 5 की बारी आती है कि जिसमें कि हम बात करेंगे कि ये फिल्म देखने लायक है। सो एज यूजुअल पॉइंट नंबर 5 है अक्षय कुमार। बेसिकली ये एक एक्टर है जिसने कि बहुत सालों से अच्छा काम किया है, आई टेल यू, और उनको उतना सक्सेस तो मिला है बट कहना चाहिए जैसे कि सुपरस्टार जैसा सक्सेस नहीं मिल पाया। और इस साल उनकी ये दूसरी फिल्म रिलीज़ हुई है एंड आई रियली अप्रिशिएट कि अक्षय कुमार ने जैसा भी उनको रोल लिख के दे दिया गया है उनने कोशिश की है कि अच्छे से निभा दिया जाए। कई एक सीन में वो बड़े अच्छे से लगते हैं, ठीक ठाक सामान टाइप के दिखते हैं। पृथ्वीराज तो नहीं दिखते हैं, वो एक अलग चीज़ है। वो तो क्या होगा प्रोड्यूसर हाउस का जो भी थिंक टैंक है उसमें तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करता, पर अक्षय कुमार एज ए एक्टर बहुत अच्छे एक्टर है। अंकल का कैरेक्टर करते तो और अच्छा रहता, क्योंकि संजय दत्त अब बहुत एजिड हो गए हैं। पर हाँ, अक्षय कुमार ने सारे सीन्स पूरी ईमानदारी से निभाए हैं। एंड में उतने अच्छे नहीं लगे जब उनको मरते दिखाया गया है, पर उतना फ्लो जो है अपन छोड़ देते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 4 मैं इस फिल्म के डायरेक्टर और फोटोग्राफी को देना चाहूँगा। फिल्म के डायरेक्टर और फोटोग्राफी को जो चांसेस मिले हैं जहाँ कि वो अपना टैलेंट दिखा सकते थे, उन्होंने सॉन्ग अच्छे पिक्चराइज अच्छे किए हैं। सॉन्ग अच्छा, म्यूज़िक नहीं बन दिया गया तो डीओपी की मिस्टेक नहीं है। डीओपी मैं समझता हूँ कि फ़ाइट वाले सीन्स पे और थोड़ा सा ध्यान देते, जैसे कि क्लाइमैक्स का सीन मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इस फिल्म के सेट्स अच्छे नहीं बनाए गए। वो कुछ ऐसा सर्कल जैसा बनाते हैं जहाँ उनका कंपटीशन चलता है, वो मैंने छोटा भीम में हम 1000 बार देख चुके हैं यार। और आई टेल यू, इस तरीके का कोई भी कोलोजियम इंडिया में भी नहीं एग्जिस्ट करता है, काबुल में भी एग्जिस्ट नहीं करता है। आप एक हिस्टोरिकल फिल्म बना रहे हो तो ध्यान देना चाहिए। अब अपन डायरेक्टर फोटोग्राफी करते हैं, बहुत सारी जगह उन्होंने अच्छे सीन लिए हैं जहाँ कि उनने कैमरा भी मूव ढंग का किया है, लगता है कि हाँ उनमें उनके एफर्ट्स हैं। पॉइंट नंबर 3 मैं इस फिल्म के डायरेक्टर को दूंगा। फिल्म के डायरेक्टर को इसलिए दूंगा, ये भी बहुत समय से सन्नी देओल शायद ये फिल्म बनाना चाहते थे, और उसके अलावा राजकुमार संतोषी आई थिंक सो भी पृथ्वीराज को लेकर फिल्म बनाना चाहते थे, पर ये फिल्म बनी नहीं थी। और मैं देख रहा हूँ कि ये फिल्म फाइनली स्क्रीन पे आई। एटलीस्ट लोगों ने ट्राई किया पृथ्वीराज जैसे कैरेक्टर को लाने के लिए, तो मैं इसके डायरेक्टर को ज़रूर हेड्स ऑफ करूँगा कि उन्होंने ये फिल्म के लिखा और बाकी अपनी ओर से उन्होंने जैसा भी उनको समझा उन्होंने उसको एग्जीक्यूट भी करने की कोशिश की। फिल्म का रन टाइम थोड़ा कट कर लेते तो भी चल जाता था। पॉइंट नंबर 2 जो है मैं इस फिल्म के ड्रेस डिज़ाइनर को देना चाहूँगा। इस फिल्म के ड्रेस डिज़ाइनर ने ट्राई किया है, जो थोड़ा मिस्टेक की कि वो गुजराती दिख रहे हैं राजस्थानी की जगह फैशन में, पर फिर भी उसने कोशिश की है लोगों के अटायर को थोड़ा सा मिक्स करने की, मैच करने की। क्या होता है पीरियोडिक फिल्म में इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रहता है। ये और बात है कि फिल्म के ज्वेलरी डिपार्टमेंट ने अच्छा काम नहीं किया है, क्योंकि हम देखने जाएंगे तो आप पूरी फिल्म में देखोगे ना तो ज़्यादातर पोर्शन में संयोगिता जो है वो संयोगिता मतलब राजकुमारी तो कहीं से लगती ही नहीं है, राजकुमारी की दासी भी नहीं लगती, इतनी ज्वेलरी तक नहीं पहनाई बेचारी को। और इवन आप अगर देखने जाएं तो साक्षी तन्वर को महारानी दिखाया गया है, वो भी नहीं दिखती है। साक्षी तन्वर इज़ एवरेज मिडिल क्लास काइंड ऑफ मटेरियल, शी इज़ नॉट रॉयल मटेरियल। तो ठीक है, पर फिर भी फिल्म के जो कॉस्ट्यूम वगैरह में जो उन्होंने कलर्स चूज़ किए हैं, गाने वगैरह में आप देखोगे जहाँ पे बहुत सारी हीरोइन को शायद 2 गाने मिल गए हैं, और वहाँ वो आप देख सकते हैं कि वो अच्छा लग रहा है देखने में, तो इससे पता चलता है कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया है। पॉइंट नंबर 1 में यशराज बैनर को देना चाहूँगा। यशराज बैनर एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस है कि जिसने हाल फिलहाल काफ़ी लॉसेस झेले हैं और वो लोग इतने एक्टिव दिख नहीं रहे हैं अब, पर फिर भी अब उन लोग ये फिल्म लेके आए हैं सम्राट पृथ्वीराज जैसी। यश चोपड़ा जी के ज़माने की स्मार्टनेस और वो क्वालिटी तो फिल्मों में नहीं दिख रही है, पर फिर भी ये सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने के लिए ही दाद देता हूँ मैं। और इस सब्जेक्ट को उन्होंने सिल्वर स्क्रीन पे लेके आए हैं, तो हेड्स ऑफ। हो सकता है अगर वो थोड़ा महबूब जैसा
उनमें विज़न होता मुग़ल आज़म को जैसा महबूब साहब ने पोर्ट्रे किया तो शायद और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक फ़िल्म बन जाती है। वही यही एक डिफरेंस होता है कि फ़िल्म जो है ऑर्डिनरी है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और एक सिंपल सी फ़िल्म कैसे सुपर हिट हो जाती है और एक बहुत पैसे वाली जैसे थग्स ऑफ हिंदुस्तान टैंक कर जाती है। तो फिर भी मैं यश राज को फर्स्ट नंबर देना चाहूँगा कि आई होप सो वो फ्यूचर में भी ऐसे अच्छी अच्छी फ़िल्में बनाते रहेंगे और लेके आते रहेंगे, उनका ये जज्बा कायम रहे। तो दोस्तों, आपको पृथ्वीराज चौहान सम्राट पृथ्वीराज मूवी का रिव्यू मेरा कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। मुझे आपके कमेंट का, आपके लाइक और शेयर का इंतज़ार रहेगा। तब तक बी सेफ, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, एन्जॉय योर लाइफ, लाइफ इज़ वेरी वैल्यूएबल।